हे भगवान। ये ईरानी हमला था इराक में एक अमेरिकी बेस पर, और ये ठीक एक दिन बाद हुआ जब अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया ताकि ईरान फिर से बातचीत की मेज पर आ सके। हाँ, लगता है कि ईरान बातचीत के मूड में नहीं है। असल में ऐसा लगता है कि ठीक पिछली रात ईरानी बलों ने इराक के अंदर कई अलग अलग हमले किए, ज्यादातर कुर्द बलों को निशाना बनाते हुए। क्षेत्र में जारी अस्थिरता और सीमा पार हमलों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। ये हमले दिलचस्प इसलिए है क्योंकि हमारे पास इन वार्ताओं का विवरण और अमेरिका का ईरान को भेजा गया एक पेज का मांग पत्र है। ईमानदारी से कहूँ तो ईरान शायद इन्हें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिकी मांगे पहले जैसी ही है। मैं नहीं जानता कि ईरान अब इन्हें 2 हफ्ते पहले की तुलना में क्यों स्वीकार करेगा, क्योंकि भले ही नाकाबंदी कुछ समय से चल रही है, लेकिन ये इतना लंबा समय नहीं हुआ है कि ईरान को सच में तकलीफ महसूस हो। इसके अलावा नाकाबंदी में भी कुछ छेद हैं, खासकर ईरान पाकिस्तान सीमा, जहां से ईरान सामान की तस्करी करके लाता है, तेल की तस्करी करके बाहर भेजता है और इस तरह अपने टिके रहने की अवधि बढ़ाता है। अब हम इस नए समझौते के बारे में बात करेंगे, उस एक पेज के मेमोरेंडम के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को भेजा है, और ईरान इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है इसके बारे में भी बस अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट फ्रीडम से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं, और इसे बंद क्यों किया गया इसकी वजह भी है। यह जानकारी NBC से आ रही है। सऊदी अरब ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अमेरिका को अपने ठिकानों और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने दिया, जिससे ट्रंप को ऑपरेशन रोकना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने रविवार दोपहर सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा कर खाड़ी क्षेत्र के सहयोगियों को चौंका दिया और क्षेत्रीय देशों से कोई समन्वय नहीं किया। सऊदी अरब का साम्राज्य बहुत नाराज था और उसने अमेरिका को सूचित किया कि वह अमेरिकी सेना को रियाद के दक्षिण पूर्व में स्थित प्रिंस सुल्तान एयर बेस से विमान उड़ाने या इस ऑपरेशन के समर्थन में सऊदी हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं देगा। अब पूरी ईमानदारी से कहूं तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने पर भी खाड़ी देशों ने अमेरिका को हवाई क्षेत्र उपयोग की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ अपने बेस का उपयोग किया। कुछ देशों ने फैसला बदला क्योंकि ईरान ने उन पर हमला किया, हालांकि वे युद्ध में तटस्थ थे। यही वजह है कि हम ईरानी हमलों को मूल रूप से एक आतंकवादी अभियान कह रहे हैं। वे चाहते थे कि पूरा क्षेत्र जल उठे, क्योंकि ईरानी शासन ने समझ लिया था कि यही उनका बचने का एकमात्र तरीका है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी युद्ध विराम में बंद होने पर जो देश अमेरिका को ईरान हमलों के जवाब में हवाई क्षेत्र देने की अनुमति दे रहे थे, उनकी अनुमति शायद युद्ध विराम के साथ ही खत्म हो गई। प्रशासन को अगर प्रोजेक्ट फ्रीडम को गंभीर बनाना था तो गल्फ सहयोगियों से समन्वय करना चाहिए था, लेकिन अब ये रद्द हो गया है। और मुझे नहीं लगता कि इस अनुमति का इससे बहुत लेना देना था। मुझे नहीं लगता कि यही वजह थी कि हमने इसे रद्द किया। मुझे यकीन है कि ईरान के साथ कुछ और चल रहा है, कुछ बातचीत हो रही है जिसकी उम्मीद है कि बहुत जल्द किसी तरह की अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी, यह कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के समय भी सऊदी अरब का यही रुख था। अब आइए अपना ध्यान उन चल रही बातचीतों पर केंद्रित करें और उन मांगों पर डालें जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को भेजी है। अब दुर्भाग्यवश मामला और उलझ जाएगा, क्योंकि कल 3 समाचार एजेंसियों ने अलग अलग मांगों की सूचियां जारी की थीं। हम एक एक कर देखेंगे कि कौन सी सूची ज्यादा या कम संभावित है। पहली सूची वॉल स्ट्रीट जर्नल से है। इन मांगों में 20 साल संवर्धन प्रतिबंध, ईरान द्वारा सारा संवर्धित यूरेनियम सौंपना और परमाणु हथियार न चाहने की सार्वजनिक घोषणा शामिल है। इसमें फोर्डो, नतांज, इस्फहान जैसे 3 ईरानी परमाणु संवर्धन स्थलों को खत्म करना और भूमिगत परमाणु कार्य पर रोक शामिल है। साथ ही ईरान मांग पर निरीक्षण और उल्लंघन पर दंड के लिए सहमत है। ये कई मायनों में एक अच्छा समझौता है। यह वास्तव में बहुत अच्छा समझौता होगा। अब कुछ चीजें जो मुझे यहाँ गायब लग रही है, जो युद्ध की शुरुआत में अमेरिका की मांगों में थी, वे ईरान की हिजबुल्लाह, हमास और हूथियों जैसे नेटवर्क को फंडिंग से जुड़ी है। साथ ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कोई मांग नहीं है। ये 2 बड़ी कमियां हैं। लेकिन इसके अलावा अगर ईरान इस पर सहमत हो जाता है तो यह एक काफी अच्छा समझौता है। यही कारण है
कि ये अमेरिका के लिए अच्छा समझौता है, इसलिए ईरान के सहमत होने की संभावना बहुत कम है। अब हमारे पास जो दूसरा समझौता है वो एक्सियोस से है और ये थोड़ा अधिक संभावित लगता है कि इससे कुछ नतीजा निकलेगा। फिर भी इसका मतलब है कि यह अमेरिका के लिए उतना सकारात्मक समझौता नहीं है। अब इससे पहले कि हम इस एक्सियोस समझौते में जाएं, बस सभी को एक त्वरित याद दिलाना है कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाएं। ये वास्तव में बिजनेस बेसिक्स की मदद करता है जब हम खबरों को कवर करते हैं, खासकर यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस मानता है कि वह ईरान के साथ युद्ध खत्म करने और आगे की विस्तृत परमाणु वार्ता की रूपरेखा तय करने वाले एक पन्ने के समझौता ज्ञापन के करीब है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि इस पर हस्ताक्षर होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि यह कोई समझौता नहीं है। असल में यही बात ईरान ने करीब 1 हफ्ता या 5 दिन पहले मांगी थी। ईरान कह रहा था कि वे ऐसा समझौता चाहते हैं जिससे नाकाबंदी हट जाए और वे होर्मुज जलडमरू मध्य को खोल देंगे और वे परमाणु मुद्दों पर बाद में बातचीत करना चाहेंगे। एक्सियोस के अनुसार व्हाइट हाउस ने ईरान को जो नया समझौता पेश किया है वह मूलतः ईरान की मांगें पूरी करता है। मैं इस समझौते को लेकर थोड़ा निराशावादी हूं, लेकिन आपको पूरी जानकारी दूंगा ताकि आप तय कर सके कि अमेरिकी नजरिए से यह समझौता कैसा है। इस समझौते के तहत ईरान को परमाणु संवर्धन रोकने का वचन देना होगा। जब तक बातचीत जारी है, ईरान न तो अपने यूरेनियम का और संवर्धन करेगा, न ही किसी परमाणु उपकरण या यूरेनियम को कहीं और ले जाएगा। इसके बदले अमेरिका प्रतिबंध हटाने व ईरान की जमी हुई अरबों डॉलर संपत्ति जारी करने को मानता है और निश्चित रूप से दोनों पक्ष अपनी नाकाबंदी हटाने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से सामान्य रूप से पारगमन जारी रखने के लिए भी सहमत होंगे। यह बताना महत्वपूर्ण है कि इस समझौता ज्ञापन के अनुसार यह सब कुछ एक दीर्घकालिक शांति समझौते पर बातचीत होने से पहले ही हो रहा है। मान लीजिए अगले 48 घंटों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ईरान बाकी बिंदुओं से भी सहमत हो जाएगा जिन पर हम बात करेंगे। जैसे ही उस पर हस्ताक्षर होते हैं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुलती है, ईरान को पैसे मिलते हैं और बातचीत शुरू होती है। मुझे लगता है कि यह ईरान को जरूरत से ज्यादा श्रेय देना है। सैन्य रूप से ईरान को इस युद्ध में अमेरिका से खास रियायतें पाने लायक कुछ नहीं मिला। सिर्फ 1 हफ्ता पहले अमेरिका कह रहा था कि अगर आप प्रतिबंध हटवाना चाहते हैं तो हमें शांति समझौता चाहिए। अगर आप जमे हुए फंड्स तक पहुंच चाहते हैं, उन जमे हुए ईरानी फंड्स तक पहुंच चाहते हैं, तो हमें दीर्घकालिक समझौता चाहिए। और अब हम उन्हें यह सब देने के लिए तैयार हैं, वो भी शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले ही। अब इस समझौता ज्ञापन का दूसरा हिस्सा है कि इससे क्षेत्र में युद्ध खत्म होगा, लेकिन एक नई समय सीमा शुरू होगी। इससे 30 दिन की बातचीत शुरू होगी जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर केंद्रित विस्तृत समझौता जरूरी होगा। मेरा मानना है कि 30 दिन में समझौता न हुआ तो युद्ध फिर शुरू होगा। लेकिन अगर मैं ईमानदार रहूं, अगर मैं वास्तविकता की बात करूं, तो इसका असली मतलब यह है कि अगर यह समझौता ज्ञापन साइन हो जाता है और 30 दिनों में कोई समझौता नहीं होता, तो ये अवधि शायद फिर से बढ़ा दी जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इस युद्ध में पहले ही कई बार विस्तार देखे हैं। पहले ही संघर्ष विराम में भी कई बार विस्तार हो चुका है। मेरे हिसाब से इस समझौता ज्ञापन का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि कुछ सूत्रों ने एक्सियोस को बताया कि अगर ईरान साइन करता है तो वह अपने देश से संवर्धित यूरेनियम हटाने को तैयार होगा। ये वो चीज़ है जिसे ईरान ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे इसके लिए कभी सहमत नहीं होंगे, और भले ही जो गुट अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है वह कहे कि वे ऐसा करेंगे, मेरा अनुमान है कि ISDC शायद उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। अगर समझौता ज्ञापन साइन हो जाए और ईरान संवर्धित यूरेनियम छोड़ने को मान जाए तो भी यह काम करेगा। सभी अमेरिकी रियायतों के बावजूद अगर ईरान संवर्धित यूरेनियम छोड़ देता है तो यह काफ़ी सकारात्मक होगा और उतना बुरा नहीं होगा जितना हो सकता था। अब इन सब के अलावा न्यूयॉर्क पोस्ट भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी मध्यस्थ, जो कि आप जानते हैं, बस संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं। यह पुष्टि कर रहे हैं कि दस्तावेज के कई संस्करण हैं और मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। क्या अमेरिका खुद ही कई संस्करण भेज रहा है, या इसका मतलब यह है कि एक संस्करण ईरान से आ रहा है और एक संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका से आ रहा है? कई संस्करण है और मुझे नहीं पता कौन सा सार्वजनिक है
इसलिए मुझे नहीं पता एक्सियोस किस पर रिपोर्ट कर रहा है। अगर 48 घंटे में समझौता साइन होता है तो यही डेडलाइन है जो एक्सियोस बता रहा है कि ईरान के पास है। हमें जानकारी मिल जाएगी जब समझौता होगा। राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि जल्दी कोई समझौता संभव नहीं है, जैसा उनका कल सुबह का बयान भी बताता है। मान लेते हैं कि ईरान उस पर सहमत हो जाता है जिस पर सहमति बनी है, जो शायद एक बड़ा अनुमान है, तो पहले से ही प्रसिद्ध एपिक फ्यूरी खत्म हो जाएगा और एक बेहद प्रभावी नाकाबंदी होगी, जिससे होर्मुज जलडमरू मध्य सभी के लिए खुली रहेगी, जिसमें ईरान भी शामिल है। अगर वे सहमत नहीं होते तो बमबारी शुरू हो जाएगी, और यह दुख की बात है कि यह पहले से कहीं ज्यादा उच्च स्तर और तीव्रता पर होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद उम्मीद कर रहे हैं कि शायद यह बातचीत कहीं नहीं पहुंचे। और यहीं यह बताना जरूरी है कि ठीक कल ही ईरान के विदेश मंत्री चीन गए थे। उम्मीद थी कि शायद चीनी लोग ईरान को समझौते के लिए मना लें, और इस पर बहुत से लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की 15 मई को चीन की यात्रा तय है। मुझे लगता है ये अप्रैल में होना था, लेकिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के कारण 15 मई तक टाल दिया गया। जब इसे टाला गया तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सच में उम्मीद थी कि ईरान में चल रहा पूरा ऑपरेशन तब तक निपट जाएगा, उस समय तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। शायद ट्रंप कोई समझौता ज्ञापन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो असल समझौता नहीं, सिर्फ बातचीत शुरू करने के लिए है। वे ईरान जाने से पहले प्रगति की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है चीन जाने से पहले, क्योंकि चीन एक शक्तिशाली देश है और अमेरिका उसके साथ बड़ी प्रतिस्पर्धा में है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चीन बाकी दुनिया पर हावी न हो, जैसा कि वे पिछले 1-2 दशकों से कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका के नजरिए से यह बैठक बहुत बड़ी बात है, और वे उन कई अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जिनमें अमेरिका और चीन प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। शायद वो BAI, दक्षिण पूर्व एशिया या चीन सागर हो सकता है। ये कई चीजें हो सकती हैं, और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ईरान पर ज्यादा ध्यान देना चाहता है। और यही वजह है कि वे चाहते हैं कि यह ईरान समझौता उस बैठक के होने से पहले जितना हो सके निपटा लिया जाए। ईरानी जिस तरह बातचीत कर रहे हैं उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इसकी संभावना ज्यादा है, लेकिन यही अमेरिका की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा कि फिलहाल किसी वार्ता बैठक के होने की संभावना कम है। ये न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट है। राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को फोन पर बताया कि पाकिस्तान में आमने सामने शांति वार्ता के लिए वार्ताकार भेजने की योजना बनाना अभी बहुत जल्दी है। वे अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रपति ट्रंप का स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को पाकिस्तान में आमने सामने वार्ता के लिए भेजना बंद कर सब कुछ फोन पर करने का फैसला असरदार दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई रास्ता होगा या नहीं, लेकिन अगर कोई असली कूटनीतिक रास्ता है और हम उसे तलाशना जारी रखते हैं तो स्टीव और जैरेड उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर रास्ता है तो वह उन्हें पुनर्निर्माण, समृद्धि, स्थिरता और दुनिया के लिए खतरा न बनने की दिशा में ले जा सकता है। विकल्प है बढ़ता हुआ अलगाव, आर्थिक पतन और अंततः पूरी तरह से हार। व्हाइट हाउस की समस्या यह है कि अगर वे ईरान पर नियंत्रण का दावा करने वाले किसी गुट से समझौता करें तो दूसरा गुट उसे अस्वीकार कर लड़ाई या परमाणु हथियार बनाने की कोशिश जारी रख सकता है। इस पहेली का एक अलग हिस्सा है ईरान में प्रदर्शनकारियों को जरूरत पड़ने पर अमेरिकी हथियारों से सख्त शासन बलों के खिलाफ लड़ने में मदद करना। क्या आप उन्हें जल्द ही हथियार देने की योजना बना रहे हैं? खैर, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन लोग पूछते हैं वे विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। वे करना चाहते हैं पर उनके पास हथियार नहीं है। तो 2 लाख लोग विरोध कर रहे हो और 5-6 सनकी लोग हथियार लेके खड़े हो, और जब वे उनकी आंखों के ठीक बीच में गोली मारना शुरू कर देते हैं। अभी पता नहीं है कि एपिक फ्यूरी से पहले निर्दोष प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश देने वाले कितने नेता अब भी पद पर हैं और कितने मर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जाहिर तौर पर इस तरह की किसी घटना के फिर से होने को लेकर चिंतित हैं। यही वो चीज है जिससे वे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब आर्थिक पतन की बात करें, जिसका जिक्र विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अभी उस क्लिप में किया था, तो ऐसा लगता है कि स्थिति इतनी खराब हो गई है कि ईरानी अधिकारी सार्वजनिक रूप से उन समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनका सामना ईरानी अर्थव्यवस्था कर रही है। राष्ट्रपति ने कल बयान जारी किया, मुझे कीमतें बढ़ने की जानकारी है। एक हिस्सा कच्चे माल की कीमतों या अन्यायपूर्ण युद्ध से जुड़ी समस्याओं से जुड़ा है जिसे लोग जानते हैं,
लेकिन मुनाफाखोरी और जमाखोरी अस्वीकार्य है। मैंने न्यायपालिका के साथ समन्वय में न्याय मंत्रालय से सामाजिक शांति को बाधित करने वाले किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। अब कुछ बातें हैं जो मैं नहीं समझता। सबसे पहली बात, यह एक बहुत स्पष्ट संकेत है कि ईरान के अंदर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरी बात, ट्विटर ईरान के अंदर प्रतिबंधित है। असल में ईरान के अंदर पूरे इंटरनेट पर अब 68 दिनों से ज्यादा समय से प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी 2 महीने और 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया है। मैं नहीं समझता कि ईरान के राष्ट्रपति ट्विटर पर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जो साफ तौर पर ईरान के घरेलू जनमानस के लिए लगता है, जबकि ट्विटर पर कोई ईरानी नागरिक, खासकर वे लोग जिन्हें यह संदेश सुनना चाहिए, है ही नहीं। कुछ शासन अधिकारी ट्विटर पर हैं, लेकिन लगता है वे शासन में होने वाले भ्रष्टाचार के बीच सुखी जीवन जीते हैं। मुझे शक है कि उन्हें बढ़ती कीमतों की चिंता करनी चाहिए। अल जजीरा ईरान के भीतर से रिपोर्ट कर रहा है कि हालात कितने खराब हैं। इस रिपोर्ट को देखें। तेहरान के केंद्र में नया होर्डिंग सीधा राजनीतिक संदेश देता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जिनका मुंह होर्मुज जलडमरू मध्य की फोटो से ढका है। नारा लिखा है टूटने की कगार पर। लेकिन कई ईरानियों के लिए आर्थिक संकट घर के और करीब महसूस हो रहा है। मुद्रा अस्थिर है और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। हम महंगाई देख रहे हैं, जो खासकर पिछले 1-2 हफ्तों में लोगों के बीच चिंता का कारण बनी है। हम देख रहे हैं कि हर दिन अंडे, कार, सोना और डॉलर जैसी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। एक युद्ध विराम ने फिलहाल सीधे हमलों को रोक दिया है, लेकिन निवासियों का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। ये तो पटाखे की तरह भभक रहा है। संघर्ष विराम से हम अधर में हैं। वे अपनी योजनाएं आर्थिक दबावों और प्रतिबंधों को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। संघर्ष विराम ईरानियों के लिए हानिकारक है। दुकानदारों को डर है कि युद्ध जल्दी खत्म भी हो जाए, नुकसान हो चुका है। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। अगर हम ऊबर भी जाएं तो भी अर्थव्यवस्था को सुधरने में 10 से 15 साल लग सकते हैं। कुछ ईरानी भी संदेह करते हैं कि बातचीत से जल्दी समाधान निकल पाएगा। उनसे बात करने से कुछ नहीं होगा। असली समस्या तो हमारा खुद का नुकसान है। छोटे व्यवसायों का कहना है कि प्रतिबंधों ने हालात और खराब कर दिए हैं। संघर्ष विराम से पहले भी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। अब हालत और खराब हो गई है। कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। कई लोगों का कहना है कि लड़ाई में रुकावट से उन्हें ज्यादा भरोसा नहीं हुआ। युद्ध के फिर शुरू होने की संभावना बहुत ज्यादा है, पर मैं चाहता हूं ऐसा न हो। लोग ये सहने के लायक नहीं हैं। तेहरान अभी प्रोजेक्ट डिफाइंस और संघर्ष विराम क्यों दिखाना चाहता है? कई लोगों का मानना है कि आर्थिक दबाव लड़ाई से ज्यादा लंबा चल सकता है। कई ईरानियों की रोजमर्रा की जिंदगी में अब भी स्थिरता नहीं आई है और वे आर्थिक राहत का इंतजार कर रहे हैं। अब ये समझने के लिए कि ईरान अभी जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है, हमें पीछे जाकर देखना होगा कि ईरान आज जिस स्थिति में है वहां तक कैसे पहुंचा। इसका मतलब केवल 1979 की इस्लामी क्रांति तक पीछे जाना नहीं है। असल में हमें और पीछे जाना होगा, जब 19वीं सदी में काजार वंश ईरान पर शासन कर रहा था, और देखना होगा कि उस समय शासक वर्ग ने जो फैसले लिए वे आज भी ईरान को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सोचिए, क्या हमारा मल्टीपार्ट पॉडकास्ट आज रिलीज हुआ है जिसमें हम यही कर रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ईरान के इतिहास और आज हम जहां हैं वहां तक कैसे पहुंचे इसमें दिलचस्पी है, तो जरूर जाकर इसे सुनें। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। मतलब अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करें।